हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे जीन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। अब कौन है ये महाशय जीन पियाजे? ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अपनी एक थ्योरी दी थी और ये थ्योरी काफी पॉपुलर हुई थी in order to understand the different stages of a child. ये ना सिर्फ बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि लेटर ऑन जब आप एक टीचर बनते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर बीएड एग्जाम, तो आपको समझ में आता है कि फाइन, एक 4 साल का बच्चा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं और उसका कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, उसको किस तरीके से असिस्ट करना है। और एक 12 साल का बच्चा है, उसको उसकी क्या कैपेसिटीज हैं उस एज में और उसको किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे अबाउट दिस थ्योरी और लेटर ऑन हम उन्होंने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई मस्ट इंसिस्ट कि आप एक बार बुक में जरूर पढ़ें इस वीडियो को देखने के बाद। देन यू कैन रिलेट दिस वीडियो टू द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ द बुक, book points, book content. Fine? So let's move, let's proceed. What is cognitive development? होता क्या है ये cognitive development? जब एक बच्चा पैदा होता है तो ना उसे बोलना आता है, ना उसे कुछ समझ में आता है आपकी बात, ना उसकी कोई याददाश्त होती है, ना उसके पास थिंकिंग पावर होती है, ना वो कोई रीजनिंग कर सकता है। सो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। बट ग्रेजुअली with the passage of the time, बच्चा बहुत सारी कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है, राइट? तो इसी प्रोसेस को हम जो है जीन पियाजे की थ्योरी में समझते हैं। So cognitive development is the process of enhancement of intellectual capabilities like thinking, understanding, reasoning, remembering, and so on. जब आप छोटे बच्चे से अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हो तो आप ये सारे की सारी कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे सीखते सीखते डेवलप करते हो। सो थ्योरी के माध्यम से समझते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ पियाजे's थ्योरी। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? देखिए, स्कीमा एक तरीके से मेमोरी यूनिट है हमारे ब्रेन में, जो फिक्स एक पिक्चर की तरह होती है। और जब भी फ्यूचर में हम कोई न्यू सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसी सिचुएशन से रिलेटेड उस मेमोरी यूनिट को टच करता है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, एंड दैट हेल्प अस टू डील विद द न्यू सिचुएशन। सो स्कीमा इज बेसिकली दैट memory block, memory unit. Fine? And this memory helps us to understand and interpret the world. So schema is that fixed memory unit. Now, assimilation. Assimilation is the next step of this theory. Assimilation क्या होता है? Assimilation is the process of using an existing schema to deal with a new situation or object. ये जो प्रोसेस है जिसमें हम हेल्प लेते हैं स्कीमा का, एक मेमोरी यूनिट का, टू डील विद द न्यू सिचुएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए, एक बच्चा है, उसके दिमाग में स्कीमा है अबाउट ए बर्ड, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने उसको बताया था कि ये जो चीज ऐसे आसमान में उड़ती है इसको बर्ड बोलते हैं।
फाइन। तो बच्चा कुछ दिनों से अपने आसपास बहुत सारे बर्ड्स को देख रहा था, उसके ब्रेन में स्कीमा फिक्स हो गया कि फाइन ऐसे ऐसे उड़ने वाली चीज बर्ड कहलाती है। अब वो अपने ब्रदर के साथ एक दिन बाहर जाता है घूमने और उसको एक एरोप्लेन नजर आता है। तो वो उस एरोप्लेन को देख के बोलता है, बर्ड, लुक देयर, देयर इज ए बिग बर्ड इन द स्काई। और उसका भाई बोलता है कि क्योंकि बच्चे ने तो क्या किया, उसके ब्रेन में उड़ने वाली चीज की पिक्चर बनी हुई थी, स्केमा बना हुआ था कि उसको बर्ड बोलते हैं, लेकिन उसके भाई ने कहा कि नहीं नहीं, ये बर्ड नहीं है, इसको एरोप्लेन बोलते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज्ड कि अच्छा, इसको चिड़िया नहीं बोलते, इसको बर्ड बोलते हैं। क्योंकि एसिमिलेशन का जो प्रोसेस हुआ उसने यही कहा कि ये बर्ड है, लेकिन बच्चे ने फिर समझा कि नहीं, ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन। यस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा टू एडजस्ट विद द न्यू सिचुएशन। अब बच्चे ने क्या किया, एडजस्ट किया कि ठीक है, सारी उड़ने वाली चीजें बर्ड नहीं होती हैं, उसमें एरोप्लेन भी होता है। और फिर बच्चे ने कभी और देखा होगा हेलीकॉप्टर, तो उसको बताया गया होगा कि अच्छा, ऐसे जिसके ऊपर ऐसे फैन घूमता है उसको हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। सो हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, एरोप्लेन भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ता है। सो दैट्स हाउ वी अकोमोडेट दीज इंफॉर्मेशंस। सो ये थ्योरी दिया था जीन पियाजे ने कि एक मेमोरी ब्लॉक होता है, मेमोरी यूनिट होता है, उसको स्कीमा बोलते हैं। और जब हम न्यू सिचुएशन में जाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, स्कीमा से इंफॉर्मेशन लेकर के न्यू सिचुएशन को डील करता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और जब कोई बहुत ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है न्यू सिचुएशन की और वो स्कीमा से मैच नहीं करती है, तो उसको फिर अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और एक न्यू इंफॉर्मेशन एडजस्ट हो जाती है हमारे स्कीमा में। दैट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ओके, नाउ दो और फैक्टर थे, इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन इसी प्रोसेस के। अब वो क्या है, लेट्स सी। Well, equilibration is the process of a new situation or new information dealing with the existing schema of the child through assimilation. तो जब assimilation होता है, assimilation क्या होता है, हम न्यू सिचुएशन में गए, बच्चे ने देखा एरोप्लेन है, तो वो उसको रिलेट करने के लिए स्कीमा में जाता है, स्कीमा को टच करता है, वहां पे बर्ड की पिक्चर बनी हुई थी। तो अगर अगर कोई बर्ड देखा होता, जैसे चिड़िया की बजाय तोता देखा होता उसने, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू उसको पता लगता है कि फाइन, ये भी एक बर्ड है, और उसको एक रिजल्ट मिल जाता। तो ये इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस होता है। अब डिसइक्विलिब्रेशन इसी का एक अनप्लीजेंट स्टेट होती है। जैसे एरोप्लेन, बच्चे ने देखा, स्कीमा को टच किया कि उड़ने वाली चीज है, बर्ड है, लेकिन भाई ने बताया नहीं, ये बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है। अब क्योंकि उसको स्कीमा में तो कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं एरोप्लेन का, तो इससे क्या हुआ, बच्चे को अनप्लीजेंट स्टेट का सामना करना पड़ा। तो इसको डिसइक्विलिब्रेशन बोलते हैं, राइट। हालांकि बाद में बच्चा उसको अकोमोडेट करता है न्यू इंफॉर्मेशन को, और नेक्स्ट टाइम जब वो प्लेन को देखता है, देन उसे पता लगता है कि फाइन, मेरे भाई, सारी उड़ने वाली चीजें बर्ड्स नहीं होती, एरोप्लेन ही होता है। नाउ पियाजे's stages of development। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन पियाजे ने अपने लेवल पे जो स्टेजेस दी हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, second one is pre-operational stage, third one is concrete operational stage, and final one is formal operational stage. So what is sensory motor stage? ये स्टेज 2 साल तक चलती है, जन्म से लेकर के 2 साल तक। इस 2 साल तक का बच्चा करता क्या है जनरली, वो सिर्फ अपने जो रिफ्लेक्सेस हैं, हाथ पैरों को हिलाना, थोड़ा बहुत सकिंग, थंब सकिंग कर लेना,
और इन्हीं सब मोटर एक्टिविटीज से, मोटर एक्टिविटीज बोलते हैं रिफ्लेक्सेस एंड ऑल, तो इन्हीं से वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देख लेते हैं। इन्फेंसी पीरियड इज कंसिडर्ड एज द सेंसरी मोटर स्टेज एंड इन्फेंट एक्सपीरियंसेस हिज सराउंडिंग थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज ओनली। वो सिर्फ देख सकता है, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी सुनने की भी आ जाती है। ऑब्जर्व, सुन तो जन्म से ही लेता है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो ओवर द टाइम आ जाती है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंसिडर्ड एज इनेट स्कीमा। हाँ, अब इनेट स्कीमा क्यों बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन? आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे और कुछ आए ना आए, उसे सकिंग का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनबिल्ट होता है, और ये रिफ्लेक्सेस हैं, हाथ पैर हिलाना, सकिंग करना, इसलिए इनको इनेट स्कीमा बोलते हैं। ये जन्मजात होते हैं बच्चे, राइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स व्हेन दे ग्रो ओल्डर। ऑब्जेक्ट परमानेंस इन द सेंस, अदरवाइज उससे पहले बच्चे को क्या लगता है कि फाइन जो उसको दिख रहा है वो चीज है, लेकिन जैसे उसके सामने से हटाओगे उसको लगेगा वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब साल भर का हो जाता है तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का फीचर भी डेवलप हो जाता है। उसको पता लगता है कि यस, जो चीज उसके सामने से हट गई है वो एग्जिस्ट करती है। सम सिंबॉलिक एबिलिटीज डेवलप बाय द एंड ऑफ दिस एज। यस, बच्चा थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाता है बाय द एंड ऑफ दिस एज। 2 साल का होते होते डेफिनेटली 1.5-2 साल का बच्चा कुछ थोड़े बहुत सिंबल्स को यूज करने की कैपेबिलिटी ले आता है। Now, this sensory motor stage is divided into 6 sub-stages. What are those 6 sub-stages? Stage of reflex actions 0 to 1 month. 1 साल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड करता है। थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेगा, देख लेगा, और थोड़े बहुत सकिंग इज द इनेट स्कीमा। उसी के जरिए बच्चा माँ का दूध पी पाता है। अगर सकिंग करना उसे नहीं आएगा तो बच्चा जो है दूध ही नहीं पी पाएगा। तो वो तो भगवान ने उसको जन्मजात दिया है, इनेट स्कीमा जिसको बोलते हैं। सेकंड इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। वेल, 1 से 4 महीने की जो स्टेज है उसको प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ चाइल्ड स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फीलिंग्स। हाँ, बच्चा जब थोड़ा सा खुश होता है तो हाथ पैर जोर से हिलाएगा, रोएगा तो और जोर से हिलाएगा। तो ये फीलिंग्स हुई ना, रोना, थोड़ा हंसना, हंसना जोर से नहीं लेकिन थोड़ा स्माइल देना तो बच्चा सीख जाता है, राइट। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस बच्चा प्राइमरी सर्कुलर स्टेज तक करता है। और क्योंकि ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं और तो कुछ आता ही नहीं बच्चे को, हाथ पैर तो हिलाता रहता है लेटा लेटा, तो उसको वो रिपीटेड एक्शंस हैं, इसलिए इनको सर्कुलर भी बोलते हैं। और प्राइमरी इसलिए क्योंकि सबसे पहले यही सब आता है बच्चे को, और तो कुछ आता ही नहीं, और रिपीटेड है तो सर्कुलर। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 से 8 महीने का जो बच्चा होता है वो curiously touch the objects around and throw them here and there without making any sense. बच्चा क्या करता है? जो उसके हाथ में आ गया, चावल मिल गया, पकड़ देगा, ऐसे डाल देगा ऐसे दूर। अब उसमें कोई सेंस थोड़ी होती उस टाइम पे, बस वो कर रहा होता है ऐसी चीजें, है ना, और वो रिपीटेडली करते हैं सारी चीजें। So they repeat their actions to get a response from their environment. हाँ, उसको लगता है कि ये कपड़ा जो मैंने पकड़ा उससे क्या मतलब, उससे थोड़ा वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। एंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसको लगता है कि जो चीज उसके सामने नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कोई उसके सामने उसकी मम्मा आई तो वो उसको देख के थोड़ा स्माइल करेगा, लेकिन जैसे उसकी मम्मा गायब हो जाती है तो वो ऐसे शून्य में निहार रहा होता है। उसको लगता है कि नहीं, ऐसा तो कोई पर्सन है ही नहीं। All right. The next one is coordination of reaction. 8 से 12 साल की जो स्टेज होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन बोलते
होते हैं. Now babies start differentiating the means of attaining goals. They also start initiating the activities of their elders. Object permanence acquired. साल भर का होते होते बच्चा क्या करने लगता है, वो इमिटेट करने लगता है, अपने से बड़ों को देखता है और उनकी जो भी वो करते हैं उनको ऑब्जर्व करता है और वैसे ही करने की कोशिश करता है. जैसे आप उसके साथ में कुछ बोलोगे छोटे बच्चे के साथ में, तो वो भी आपको इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, वैसे ही साउंड निकालेगा, है ना. दैट हैपेंस. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है. ऑब्जेक्ट परमानेंस एक्वायर्ड. 1 साल का जब बच्चा होने लगता है, लगभग हो जाता है, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का फीचर जो है आ जाता है. मतलब जैसे वो टेडी बियर से खेल रहा है और उसके सामने से आप टेडी बियर को हटा दो, बच्चा रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज एग्जिस्ट तो करती है, इन्होंने छीन ली मेरे से. लेकिन उससे पहले 8 साल से पहले का जो बच्चा होता है, वो टेडी बियर उसके सामने से हटा लोगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो लग रहा है एक टेडी बियर तो कुछ होता ही नहीं है ना. तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज. 12 से 18 महीने तक ये स्टेज होती है. एंड बेबीज लर्न द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि आप बस अपनी गलतियों से सीख रहे हो. ट्राई किया आपने कुछ करने का, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ और वहां से आपको पता लगा कि अच्छा ऐसे करने से ऐसे भी हो जाता है, तो ऐसे बच्चा गलतियां कर करके सीख रहा होता है. चिल्ड्रन रिपीट देयर मिस्टेक्स टू सीक अटेंशन ऑफ केयरगिवर्स. अपनी गलतियों को रिपीट भी करता है ध्यान लेने के लिए, कि मैं ऐसे करूंगा तो मम्मा मेरे ऊपर ध्यान देगी थोड़ा सा, है ना. सो ये स्टेज 12 से 18 महीने तक चलती है, 6 महीने के आसपास तक. और इसमें बच्चे बहुत ही स्टूपिड सी हरकतें करते हैं और हम बड़े उन स्टूपिड हरकतों को बहुत एंजॉय भी करते हैं. ऐसी बात नहीं है, हमें लगता है कि अरे वाह ये बच्चा कितना बोला है. Anyway, so the next stage is early representational thought. 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है, लगभग 1.5 से 2 साल के बीच का जो ये पीरियड होता है, इस स्टेज को बोलते हैं early representational thought. And at this sub stage children focus more on mental activities than physical actions. अच्छा, अब बच्चे जो है वो अपने दिमाग से खेलना पसंद करते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज की बजाय वो मेंटल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं. नेक्स्ट पियाजे की थ्योरी की जो स्टेज है, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज. 2 से 7 साल का जो बच्चा है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखते हैं. Now children start thinking about things symbolically. Memory, imagination, and language skills are developed. This stage is divided into 2 sub-stages. अब of course 2 से 7 साल के बीच में बच्चा जो है वो बोलना सीख जाता है, उसकी मेमोरी जो है डेवलप हो जाती है, इमेजिन कर सकता है, और इमेजिन करके ही तो बच्चा बहुत सारी चीजों को कर रहा होता है ना. इस स्टेज को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं. प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो कि 2 से 4 साल की स्टेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज होती है प्री कंसेप्चुअल स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चों का जो एमिनिज्म है, जो उनकी सोचने की, इमेजिन करने की जो उनकी पावर है, वो नेक्स्ट लेवल होती है. Their animism is in excess. They take non-living objects as living ones. हाँ, तो उनको लगता है कि जैसे वो टेडी बियर के साथ बच्चा खेल रहा है, उसको लगेगा उससे वो ऐसे बातें करेगा टेडी बियर से कि यस ये तो बिल्कुल जीता जागता जो है जीव है, इस तरीके से वो बात कर रहा होता है. आपने देखा होगा 2-3-4 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा को घोड़ा बना लेंगे और उसके ऊपर ऐसे चलेंगे कि वो बिल्कुल घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे हैं, है ना. या फिर वो क्या करेंगे, कोई स्टिक ले लेंगे और उसको ऐसे बाइक की तरह यूज करेंगे कि जैसे वो बाइक चला रहे हैं. सो उनमें इतना ज्यादा एनिमिज्म होता है, उनको लगता है कि ये बिल्कुल रियल है.
तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज होती है ये। और इस स्टेज में बच्चा जो है that sees the world only from his own standpoint. He thinks that everybody should obey him. That's why Piaget has named this age as egocentric age. अब 2-4 साल का जो बच्चा होता है उसको लगता है कि भाई बस वही सही है, वो जो बोलता है वो ठीक है और सबको उसकी बात का जो है मानना चाहिए, उसकी बात को। काफी इगोसेंट्रिक होता है बच्चा इस एज में। नेक्स्ट सब स्टेज इज इंट्यूटिव एज। 4 से 7 साल का जो पीरियड होता है उसमें थिंकिंग पावर डेवलप्स इन दिस एज बट इन नॉन लॉजिकल नॉन रिवर्सिबल मैनर। दे लर्न बाय क्राइमिंग। ओके, बच्चे में थिंकिंग पावर तो डेवलप हो जाती है लेकिन वो अभी उतना रैशनल नहीं है, उतना लॉजिकल नहीं है और नॉन रिवर्सिबल है। मतलब देखा होगा आपने जो 6-7 साल तक के बच्चे होते हैं वो काउंटिंग आप बोलोगे सुना देंगे। आपने बोला 30 तक काउंटिंग सुना, वो सुना देंगे। लेकिन आप बोलोगे 30 से आप बैक काउंटिंग सुनाओ, बच्चा स्टक हो जाएगा, राइट? क्योंकि उसकी अभी नॉन रिवर्सिबल जो थिंकिंग है वो डेवलप ही नहीं हुई है, तो बच्चा कैसे करेगा? इसलिए एक टीचर को ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। उसको ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि 6 साल का बच्चा बैक काउंटिंग नहीं सुना सकता है, लेकिन वो 9-10 साल के बच्चे को बोलेंगे तो वो सुना देगा और वो उसी एज में उसको वो सारी चीजें सिखाई जानी चाहिए, है ना? अब 6 साल के साथ बच्चे के साथ आप मेहनत कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो बैक काउंटिंग, बट वो कर ही नहीं सकता है, उसकी अभी वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। ऑलराइट, द नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 12 साल, 5 साल का जो पीरियड होता है इसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। कॉन्क्रीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा फिजिकली तो चीजों को समझ लेता है लेकिन उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई होती है। So children of this age can solve concrete problems easily but still not able to solve abstract problems. That's right. आप बोलोगे बच्चे को कि आप 8 + 7 कितना होता है, बच्चा क्या करेगा? ऐसे करके देखेगा, हाथ से ऐसे काउंट करके देखेगा। ओके, 8 and +7, ओके 15 फिजिकली करके देख रहा है। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को बच्चा सोल्व कर पाता है, लेकिन जब बच्चा 12 साल से बड़ा हो जाता है तो क्या ये सब करता है? ऐसे फिजिकली नहीं करके देखता ना, वो क्या करता है? ब्रेन में ही कैलकुलेट कर लेता है कि ओके फाइन 8 + 7 = 15। सो 12 साल के बच्चे तक आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और जब बच्चा इस तरीके की सोल्व नहीं कर पाता प्रॉब्लम्स को तो बड़ा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे तेरे को ये नहीं सोल्व करना होता, 12 साल का हो गया है। अरे भाई 12 साल के बच्चे की अभी वो कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई है, वो अभी कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को ही सोल्व कर पा रहा है। तो एज ए टीचर आपको इन सब चीजों का, इन सब एस्पेक्ट्स का, पहलुओं का पता होना बहुत ही जरूरी है। Alright, let's see the other characteristics. They can understand the concept of conservation, enumeration, seriation, classification, and relationship. Sorry. अभी उनके अंदर जो है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन इज लाइक बच्चों को समझ में आने लग जाता है कि वॉल्यूम वेट का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े ग्लास में पानी है और उतना ही पानी, वो सेम वाटर को अगर हम एक बड़े चौड़े ग्लास में रखें तो बच्चे को समझ में आता है कि छोटा बच्चा तो क्या करेगा, बोलेगा कि ये बड़े ग्लास में पानी ज्यादा है और चौड़े ग्लास में कम है। लेकिन 12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको पता होता है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े ग्लास में है, हो सकता है क्योंकि चौड़े ग्लास में क्या है, एरिया ज्यादा है तो उसमें क्वांटिटी पानी की कम नजर आ रही है, लेकिन पानी सेम हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। न्यूमरेशन, मैथमेटिकल जो टर्म्स है बच्चे को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। सीरिएशन, वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में
चीजों को अरेंज करना सीख जाता है कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। तो ये सब क्लासिफिकेशन, चीजों को कैटेगराइज करना सीख जाता है कि ठीक है, मीठी चीजों में ये है, कड़वी चीजों में ये आता है, सॉल्टी प्रोडक्ट्स में ये आइटम्स है, तो ऐसे उसको क्लासिफाई करना आ जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे के डेवलप हो जाते हैं 7 से 12 साल की एज के दौरान। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है अभी बच्चा। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वो जो ब्रेन में आप कोई फॉर्मूला वाली उसकी प्रॉब्लम दोगे तो वो फॉर्मूला वाली चीजें जो ब्रेन में हम इमेजिन करके कर सकते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। दे कैन जो रिवर्स थिंकिंग नाउ, हाँ बैक काउंटिंग कर लेगा बच्चा। 11-12 साल का बच्चा, बल्कि 9-10 साल का बच्चा ही बैक काउंटिंग इजीली कर लेता है। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म जो पहले था बच्चे में कि नहीं बस जो वो कह रहा है वही ठीक है, अब बच्चा क्योंकि सोशल होना स्टार्ट हो जाता है, वो दूसरे क्लासमेट्स के साथ में रहते रहते, तो उसके अंदर वो ईगो वाली जो फीलिंग थी वो दैट starts getting vanished. The final stage of the theory is formal operational stage. 11 साल से adulthood तक का जो पीरियड है, हम इसको टीनेज भी कहते हैं, हम इसको एडोलेसेंस भी कहते हैं, एडोलेसेंस। तो ये जो एज है इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को अचीव कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा 12-13 साल का बच्चा लगभग 7th स्टैंडर्ड के आसपास होता है, और 7th स्टैंडर्ड के आसपास जाते जाते आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उसके एकेडमिक सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब बच्चे में वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ब्रेन में ही कैलकुलेशंस भी स्टार्ट हो जाती है, अब वो फिजिकली नहीं करते, राइट? सो they demonstrate intelligence through logic and reasoning. एक टीनेज के हम बिहेवियर में देखते हैं कि वो काफी लॉजिकल बातें करता है, लॉजिकल उसका कंडक्ट होता है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। They can use symbols at ease, वो बड़ी आसानी से सिंबॉलिक पैटर्न को समझ सकते हैं। egocentric thoughts written in this age, इस एज में egocentric thoughts जो है वो एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। उसको लगता है कि नहीं, उसको अब काफी कुछ पता है और वो सही है और दूसरे लोगों को उसकी बात माननी चाहिए। This age is considered as the age of struggle, storm and emotional instability. Emotionally एक टीनेजर बहुत ही अनस्टेबल होता है, आप उसको समझ में नहीं आ रहा होता। कई बार वो बहुत छोटी सी बात पे रोना स्टार्ट कर देगा, बहुत छोटी सी बात पे वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, और ये बात ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि एक टीनेजर को ना बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना, समझ में नहीं आ रहा होता, उसको एक बड़े बच्चे की तरह ट्रीट करें या एक छोटे बच्चे की तरह। सो इसलिए इस स्टेज को काफी स्ट्रगल और स्टॉर्म वाली एज कहा गया है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में भी काफी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। तो ये इस एज में टीचर्स को भी बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए बच्चों को, और ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट हैपन इन दिस एज, राइट? सो क्योंकि बच्चे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बॉडी में वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी को लेकर आते हैं हार्मोनल चेंजेस, और बच्चा कभी कभी बहुत ही जोवियल फील करेगा, द नेक्स्ट मोमेंट वो थोड़ा सा बहुत ही डाउन फील करेगा, एंड दैट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। सो एज अ टीचर you should take care of this aspect. Okay, so that's all about the Jean Piaget's theory. थोड़ा सा आप बुक में से रिलेट कर लेंगे, बुक में से थोड़ा देख लेंगे तो आपको ये डिटेल में
वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा और आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। इस थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंटली आपको स्टडी करना है, क्योंकि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा ही जाता है। और वैसे भी एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए, एज ए पेरेंट ऑल्सो आपको पता होना चाहिए एक बच्चे की इन डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। So that's all about today. We'll see you soon in the next video where we will be talking about the next topic of the B.Ed syllabus. Till then, bye-bye, take care.